जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों कुछ भाइयों का कहना है कि हम वीडियो थोड़ी बड़ी डाल रहे हैं। क्या दोस्तों सबको ऐसा लगता है कि वीडियो बड़ी है? मतलब उनका कहना है कि 15 से 16 मिनट के करीब वीडियो होनी चाहिए। अब दोस्तों 15-16 मिनट में 100 क्वेश्चनों को बताना मतलब ये रहेगा कि सीधा क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बता दो। अलग से जानकारी मैं देता हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप ऐसा कर लिया करें कि स्पीड बढ़ा के देख लिया करें, ठीक है ना। 1.5x कर लो और फिर भी कम लगता है तो 2x स्पीड करके आप देख लो। आपका समय ख़राब नहीं होना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ। चलो यहीं मैंने अब इतना समय ख़राब कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? अक्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका की बात हो रही है। सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तन होगा? चंद्रमा पर ले जाने के बाद उसके द्रव्यमान में और भार में क्या परिवर्तन हो जाएगा? द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार बदल जाएगा। 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर जाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है? रक्त के थक्के जमने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी यानी कि हार्मोन और वही स्रावी एंजाइम दोनों के रूप में कार्य करती है? बताइए कौन सी करती है? अग्न्याशय। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में हीलियम भरी जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तीव्र गति से यात्रा करती है? ध्वनि की बात हो रही है, किस माध्यम में सबसे तीव्र चलती है? तो ठोस में चलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। मृदभांड की शुरुआत किस काल में हुई थी? मृदभांड की नवपाषाण काल में हुई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ खत्म हुआ? चौथा। ऑप्शन डी सही होगा। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? पूरा करवाया की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 नहीं होना चाहिए दोस्तों, 1919 होना चाहिए, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? प्रस्तावना की पूछ रहा है, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक समान यानी कि 44। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से भाग 3। क्वेश्चन नंबर 22। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाएगा बता दीजिए? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को कम कर देता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऋण सृजन पर
क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त पैमाना माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, बजट 2026-27 के अनुसार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है? 12.2 लाख करोड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बायो फार्मा शक्ति योजना जिसका उल्लेख बजट 2026-27 में है के लिए 5 वर्षों हेतु कितना परिव्यय आवंटित किया गया है? 10,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार ने मार्च 2031 तक अपनी कुल देनदारियों को जीडीपी के कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? 50%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख ले, गारो जनजाति द्वारा बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस साम्राज्य की वैभवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करता है? विजयनगर साम्राज्य को। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सांगाई महोत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? सांगाई महोत्सव का मणिपुर से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बजट 2026-27 में नारियल संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? नारियल संवर्धन योजना का नारियल उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ाना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को वार्षिक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी की जाती है? 6,000 रुपये साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत के कुल निर्यात वस्तु एवं सेवा, भारत के कुल निर्यात ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने अरब डॉलर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? 825.25 अरब डॉलर का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, वर्ल्डोमीटर के 2026 के अनुमानों के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 37.6%। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, जनवरी 2026 में घोषित भारत की नवीनतम रामसर साइट पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? पटना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? एटा में है साथियों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए पारित किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में किसे जाना जाता है? राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा के पास एक गहरा माह खड्ड बनाती है और भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो पहाड़ियों के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? पालघाट दर्रा, नीलगिरी और अन्नामलाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी की बात कर रहा है, शिवालिक हो जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत के कोटनोपोलिस के रूप में किसे जाना जाता है और क्यों? कोटनोपोलिस के रूप में किसे जाना जाता है? मुंबई को, क्योंकि यहाँ कताई के लिए आर्द्र जलवायु और बड़ा बाजार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, कोंकण रेलवे की भौगोलिक विशेषता क्या है जिसने इसके निर्माण को एक इंजीनियरिंग चुनौती बना दिया? पश्चिमी घाट की खड़ी ढलानों, अनेक नदियों और गुफाओं को पार करना। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस पठार को भारत का खनिज हृदय स्थल कहा जाता है? किस पठार को
भारत का खनिज हृदय स्थल? छोटा नागपुर पठार को। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पायरोफिलाइट के भंडार पाए जाते हैं? पायरोफिलाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? हमीरपुर और झांसी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लें। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और जो ओडीओपी योजना के तहत भी शामिल है? पीतल नगरी के लिए मुरादाबाद सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है जो मध्यकाल में शिक्षा और संस्कृति का एक महान केंद्र था? भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश के किस लोकगीत को बिगचोह का गीत माना जाता है जो मुख्य रूप से वाराणसी और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में मानसून के दौरान गाया जाता है? मानसून के दौरान कजरी लोकगीत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ समुदायों में प्रचलित देवर भाभी विवाह का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारण क्या माना जाता है? देवर भाभी का विवाह कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का परिवार के भीतर ही संरक्षण। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित बदला विवाह पद्धति का अर्थ क्या है? बदला विवाह पद्धति का अर्थ क्या हो जाएगा? दो परिवारों के बीच बहनों का आदान प्रदान। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं। नौचंदी का मेला मेरठ में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा मेला और उसका स्थान सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों। देखो, माघ मेला प्रयागराज में है, ये सही है। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर में है, ये भी सही है। सोरों मेला कासगंज में लगता है, लेकिन कालिंजर मेला झांसी में नहीं लगता। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लें। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? सुलह कुल महोत्सव आगरा में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लें। उत्तर प्रदेश के उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और जिन्हें उड़न परी पयोली एक्सप्रेस के संदर्भ में नहीं बल्कि यूपी के संदर्भ में के समान ख्याति मिली है? किनको मिली है? पारुल चौधरी को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश के बजट में राजस्व अधिशेष का अर्थ क्या होता है? राजस्व अधिशेष जब राज्य की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय से अधिक हों। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जो आधुनिक जांच पद्धतियों के लिए समर्पित है? लखनऊ में की गई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लें। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं जो मानव के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करते हैं? 30 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड, न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए भारत की कौन सी विशिष्ट एजेंसी जिम्मेदार है? CISF। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, आतंकवाद विरोधी कानून का पूर्ण रूप क्या है? UAPA का आपने नाम सुना होगा। पूर्ण रूप क्या है? गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लें। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा विशिष्ट अर्धसैनिक बल तैनात है जिसे उत्तर पूर्व का प्रहरी कहा जाता है? भारत और म्यांमार की बात हो रही है। असम राइफल्स हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लें। किस पड़ोसी देश के साथ भारत लिपुलेख दर्रा साझा करता है जो हाल ही में मानचित्र विवाद के कारण चर्चा में था? लिपुलेख दर्रा नेपाल के साथ करता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नुंगोजी ओकोंजो-इवेला, क्या नाम है? नुंगोजी ओकोंजो-इवेला किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित हैं ये? नाइजीरिया से संबंधित हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लें। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65,
निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? G7 का सदस्य भारत नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देख लें। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है? पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है, पत्रकारिता और साहित्य में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लें। साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। अफ्रीकी देश मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? मिस्र की पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। रिंगिट किस दक्षिण पूर्वी एशिया देश की आधिकारिक मुद्रा है? रिंगिट दोस्तों मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में ये बताया था, रिंगिट किसकी है? मलेशिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका है? नासा, ESA और CSA, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। थॉमस एल्वा एडिसन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? थॉमस एल्वा एडिसन लाइट का बल्ब बनाया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 73 देख लें। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य लाभ किन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है? मुख्यमंत्री आवास योजना प्राकृतिक आपदाओं, कालाजार और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत स्कूल जाने वाले कामकाजी लड़कों और लड़कियों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 1000 रुपये लड़के और 1200 रुपये लड़कियों को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को हींग के प्रसंस्करण के लिए चुना गया है? हींग के लिए पूछ रहा है, क्या हो जाएगा बताइए? हींग के लिए हो जाता है हाथरस। ठीक है, हमारे यहाँ तो हाथरस से हींग बेचने वाले आते हैं, आपके यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 76। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है? प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा दक्षिण का पठारी भाग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 77। उत्तर प्रदेश में रेह या ऊसर मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेह या ऊसर मिट्टी का बांगर क्षेत्र के बेभाग जहां जल निकासी खराब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई सवेरा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? सवेरा योजना का मुख्य लक्ष्य वरिष्ठ नागरिक महिलाओं और अकेले रहने वाली महिलाओं का पंजीकरण और सुरक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में सर्दियों के दौरान होने वाली वर्षा, यानी कि जिसको मावट कहते हैं, ठीक है, होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती हैं सर्दियों में वर्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानते हैं और थारूहट क्षेत्र में निवास करते हैं? महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं थारू जनजाति के लोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब कहाँ बनाया जा रहा है बताएं साथियों? दादरी ग्रेटर नोएडा में। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो उत्तराखंड और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है और हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करता है? कौन सा जिला है बताएं? सहारनपुर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। बच्चों की मूलभूत साक्षरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्मेलनों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई? बच्चों की मूलभूत साक्षरता बढ़ाने के लिए निपुण भारत शुरू की गई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिक्स 2025 की बात कर रहा है, ये कहाँ हो जाएगा? ब्राज़ील में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू।
चलिए क्वेश्चन नंबर 86, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई है बताओ? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप का उपयोग सुरक्षा एजेंसियों और कर्मियों के विरुद्ध किस लिए किया जाता है? हनी ट्रैप का बताइए किस लिए किया जाता है? संवेदनशील सूचना और रक्षा संबंधी डेटा चुराने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? हिंद महासागर की बात हो रही है, सुंडा ट्रेंच हो जाएगा। ऑप्शन ए सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है? कौन सी जल संधि की बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास में है? कौन सी है बताएं? बेरिंग जल संधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ। कहाँ स्थित है ये बता दीजिए। हवाई द्वीप अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, अफ्रीका महाद्वीप के सवाना घास के मैदानों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सवाना जो मैदान है घास के वो अफ्रीका में है, लेकिन और किस नाम से जाना जाता है? तो पार्कलैंड के नाम से भी जाना जाता है, लानोस के नाम से भी जाना जाता है, हाथी घास का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, सरस आजीविका खाद्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सरस आजीविका खाद्य महोत्सव कहाँ किया गया है बताइए? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, महिला कल्याण योजना के लिए 14,408 नंबर को बदलने के लिए किस मंत्रालय ने नई 1515 हेल्पलाइन शुरू की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, आरबीआई ने दिसंबर 2025 में किन पड़ोसी देशों में भारतीय मुद्रा के निर्यात आयात पर संशोधन नियम जारी किए हैं? संशोधन नियम जारी किए हैं आरबीआई ने, बताइए। ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं इसके, ये हैं ऑप्शन नेपाल और भूटान के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का विषय क्या था? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का डिजिटल इंडिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा हाई स्पीड कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? बताइए दोस्तों, कौन सा लॉन्च किया गया है? ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, किस राज्य सरकार ने गोल्डन जयकाल एम्बेसडर स्कीम शुरू की है? गोल्डन जयकाल एम्बेसडर किसने शुरू की है? तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है? देवनागरी लिपि कौन सा हो जाएगा? 343। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए लास्ट प्रश्न भी देख लें। 8 अप्रैल 1919 को नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के दरवाजे पर किसने 2 बम फेंके थे? बताइए दोस्तों, भगत सिंह ने या बटुकेश्वर दत्त ने? बताइए। दोनों ने फेंके थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बहुत जल्दी में सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर पड़े हैं। ऐसा सही है? ठीक है, कमेंट में बताएं आपका स्कोर कितना रहा है। और आपके लिए एक बार फिर से पेपर में जाने से पहले आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मैं विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।